हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। और इस तरह थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। इसी लाइनों के साथ हम शुरू करने चाहते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है हमारी वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट पर। मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, विपणन के सिद्धांत, जिस पर हमने इससे पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो दी है और अब फिर हम इस पर वीडियो देने जाने वाले हैं। तो पूरी एनर्जी के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपसे फिर वही बात कहेंगे कि अपने हौसले को मत हारो, आगे बढ़ते रहो। ये मंजिल खुद तुम्हारी कदमबोसी करेगी, तुम्हारे कदम चूमेगी। और अपने आप के अपने हौसले को बुलंद रखो। दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको तुम क्वालिफाई ना कर पाओ। बस अपने अंदर हिम्मत, जुनून और ताकत होनी चाहिए। दुनिया जो कहती है उसको कहने दो, बस तुम्हें जो करना है उस पर अटे रहो, उस पर डटे रहो। तो इसी सब के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिस बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। हमारे साथ देख रहे हो आप कितने सारे टीचर्स अब जुड़ चुके हैं। अब कॉमेडी के अब डिजिटल टीचर जी सिर्फ आपके लिए कॉमर्स की तैयारी नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स की, यहां तक के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, उस तक की तैयारी के लिए अब जुड़ चुका है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता। क्या है हमारा टॉपिक? थोक विक्रेता और दूसरा फुटकर विक्रेता। क्या है? फुटकर विक्रेता। यह हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका क्यों महत्वपूर्ण है? दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों में ये देखने में मिला है मुझे भी कि हर बार थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता के चैप्टर से मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे ये थोक विक्रेता होते क्या हैं, फुटकर विक्रेता क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, इनका हमारे विपणन में, हमारे मार्केटिंग में क्या महत्व है, ये किस तरह से बढ़ते हैं, इनका कार्य क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है हमारा थोक विक्रेता। क्या है हमारा? थोक विक्रेता। क्या है हमारा? थोक विक्रेता। किसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं? होलसेलर। क्या कहते हैं इसे? हम होलसेलर कहते हैं। थोक विक्रेता। थोक विक्रेता क्या है? एक थोक विक्रेता की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन हमारी बुक में लिखी हुई है। सबसे पहले हम इस बुक की डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। इसमें लिखा है एक व्यक्ति या फर्म, एक व्यक्ति या फर्म, एक व्यक्ति या फर्म जो वस्तुएं खरीदती है, जो वस्तुएं खरीदती है। एक व्यक्ति या फर्म जो क्या करती है? वस्तुएं खरीदती है और फिर उनको या तो फुटकर विक्रेता को बेचती है, या तो उन्हें फुटकर विक्रेता को बेचती है, या व्यापारिक फुटकर विक्रेता को बेचती है, या व्यापारिक फर्मों व्यापारिक फर्मों को उपयोग के लिए पुनः बेचती है। उपयोग के लिए पुनः बेचती है। ऐसे विक्रेता को क्या कहते हैं हम? फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता कहते हैं। क्या कहते हैं हम ऐसे को? थोक विक्रेता कहते हैं। अब देखो, थोक विक्रेता की डेफिनेशन मैंने आपकी यहाँ लिख दी है। हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि थोक विक्रेता होता क्या है, होलसेलर्स होते क्या है। तो सबसे पहला, ये कोई व्यक्ति हो सकता है या फर्म हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि थोक विक्रेता कोई व्यक्ति ही हो, उसकी कोई फर्म भी हो सकती है। बहुत सारे लोग मिलकर एक थोक विक्रेता हो सकते हैं। एक कंपनी में बहुत सारे, एक फर्म में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो थोक विक्रेता का कार्य कर रहे हो, थोक का काम कर रहे हो, होलसेलर का काम कर रहे हो। तो एक व्यक्ति या फर्म, तो इस चीज को क्लियर हो गया कि या तो ये व्यक्ति हो सकती है और फर्म, दोनों ही हो सकती हैं, जो वस्तुएं खरीदती है। अब ये वस्तुएं खरीदी कहाँ? ये डायरेक्ट कंपनी से वस्तुएं खरीदती है। किससे वस्तुएं खरीदती है? कंपनी से डायरेक्ट वस्तुएं खरीदती है और फिर उनको क्या करती है? या तो फुटकर विक्रेता को बेचती है, रिटेलर्स को बेचती है। किसको बेचती है? फुटकर विक्रेता को बेचती है, या फिर व्यापारिक फर्मों को
पुनः उपयोग के लिए, दोबारा उपयोग के लिए, रीयूज के लिए बेचती है, ऐसे विक्रेता क्या कहलाते हैं? हमारे फुटकर विक्रेता कहलाते हैं। ये व्यक्ति भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति भी हो सकते हैं और ये फर्म भी हो सकती है। तो थोक विक्रेता, आई होप आपके इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि ऐसे व्यक्ति या फर्म जो वस्तुएं खरीदती है और उनको या तो फुटकर विक्रेता को बेचती है, किसको बेच रही है? फुटकर विक्रेता को बेच रही है, या व्यापारिक फर्मों को पुनः उपयोग के लिए बेचती है। ऐसे विक्रेता हमारे थोक विक्रेता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? ये थोक विक्रेता कहलाते हैं। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो हम इसको इरेज कर देते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसका जो हमारा अगला टॉपिक है, क्लासेस अगर अच्छी लग रही हो तो आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दे दें और वीडियो को लाइक करें। तो हमारा अगला जो काम है वो है हमारा फुटकर विक्रेता के क्या क्या काम होते हैं, थोक विक्रेता के क्या क्या काम होते हैं। हमारा अगला क्या है? थोक विक्रेता के कार्य। थोक फुटकर विक्रेता के कौन कौन से कार्य होते हैं इस बारे में हम अब समझेंगे। तो फुटकर विक्रेता क्या क्या काम करते हैं, आप थोड़ा अपना माइंड लगाइए। देखिए, हम टॉपिक पे आने से पहले ये समझते हैं, खुद अपना दिमाग लगाइए कि फुटकर विक्रेता जो होता है, जो होलसेलर्स होता है, वो एक्चुअली करता क्या है, इसके क्या क्या काम हो सकते हैं। तो अपना दिमाग लगाइए पहले, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, और जो जो आपको समझ में आ रहा है आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। फिर अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है वस्तुओं को एकत्रित करना। वस्तुओं को एकत्र करना, वस्तुओं को एकत्र करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना। पहला काम इसका क्या है कि सभी कंपनियों से वस्तुएं लेता है, उनकी बहुत सारी वस्तुएं लेता है और अपने यहाँ स्टोर कर लेता है। क्या करता है? बहुत सारी वस्तुएं लेता है और उसको अपने यहाँ स्टोर कर लेता है। ऐसा काम, पहला काम क्या है? वस्तुओं को एकत्र करता है। क्या करता है? इकट्ठा करता है। तो पहला काम हमारा उसका समझ में आ गया। दूसरा है वस्तुओं का वितरण करना। क्या करता है फिर? वस्तुओं का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या करता है? वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसको रिटेलर्स को बेचता है, व्यापारिक संस्थाओं को बेचता है पुनः उपयोग के लिए, जो हमने पहली डेफिनेशन में पढ़ा भी था। तो क्या करता है? उसके बाद वस्तुओं का वितरण करता है, वस्तुओं को फैलाता है, उनको बेचता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में। भाई कंपनी से तो बहुत बड़े अमाउंट में वो वस्तुओं को खरीदता है ना, फिर उसको छोटे छोटे उसके टुकड़े करके रिटेलर्स को बेचता है। छोटे छोटे टुकड़े उनको रिटेलर्स को बेचता है। किसी को 1 पैकेट चाहिए, किसी को 2 पैकेट चाहिए, किसी को 5 पैकेट चाहिए, तो फिर वो रिटेलर्स को आपको धीरे धीरे बेचता है। क्या करता है? वस्तुओं को पहले एकत्रित कर लेता है, बहुत सारी वस्तुएं मंगा के अपने पास रख लेता है, फिर उसको छोटा छोटा क्या करता है? अपने रिटेलर्स को भेजता है। तो इस तरह से क्या करता है? दूसरा काम क्या? उसका वस्तुओं का वितरण करना। फिर क्या होता है? वित्त का प्रबंध करना। क्या करना? वित्त का प्रबंध। देखिए, ये जो है ना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वित्त का प्रबंध करना। वित्त का जो प्रबंध किया जाता है, पैसे का जो प्रबंध किया जाता है, वो थोक विक्रेता द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि थोक विक्रेता सारी वस्तुओं को कंपनी से नगद खरीदता है। तो इससे क्या होता है? कंपनी का क्या होता है? वित्त का प्रबंध हो जाता है, उसके पैसे का प्रबंध हो जाता है, उसको पैसे कहीं और जाकर लेकर नहीं आने पड़ती, सीधा थोक विक्रेता से मिल जाते हैं। थोक विक्रेता जो क्या करता है? फुटकर विक्रेताओं को छोटा छोटा करके माल बेचता है, उनको उधार बेचता है, नगद बेचता है अपने रिस्क पर। तो क्या करता है? इससे वित्त का क्या होता है? प्रबंध होता है, पैसे का प्रबंध करता है, वित्त का प्रबंध करता है। अगला है हमारा संग्रहण करता। क्या करता है? संग्रहण करता है, मतलब इकट्ठा करता है, वस्तुओं को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि वो क्या करता है? वस्तुओं को स्टोर करता है, वस्तुओं को इकट्ठा करता है। जैसे मैंने ऊपर ही बोला, एकत्रित करना, संग्रहण करना, स्टोर करना, बात एक ही होती। क्या करता है? वो वस्तुओं को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है। तो ये हमारा चौथा काम था कि वस्तुओं को वो फिर करता है, जोखिम उठाता है। क्या उठाता है? जोखिम उठाता है। अब जोखिम कैसे उठाता है, इस बारे में बात करें कि भाई जोखिम क्या उठाता है। जोखिम उठाता है। जोखिम क्या उठाता है भाई? जोखिम में क्या उठाता है? ऐसा कौन सा उसके पास रिस्क होता है भाई? उसने तो कंपनी से माल लेना है और रिटेलर्स को बेच देना है। अब सोचिए, कंपनी से जब माल आ रहा है तो रास्ते में माल खराब होता है, नहीं होता है, इसका रिस्क उसके पास होता है। उसने माल अपने स्टोर में रख दिया, स्टोर में माल रखे रखे खराब हो जाए तो इसका रिस्क उसके पास होता है। फिर अगर मान लीजिए माल ले तो आया, रिटेलर्स को समझ में नहीं आया, रिटेलर्स ने उसको परचेज नहीं करा, तो ये सारे रिस्क किसके ऊपर होते हैं? थोक विक्रेता के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? होलसेलर्स के ऊपर होते हैं। थोक विक्रेता इस तरह से क्या करता है? हमारा जोखिम
जोखिम उठाता है। क्या उठाता है? जोखिम उठाता है। हमारा अगला जो इसमें है वो अगला है हमारा और बहुत सारे कार्य करता है। जैसे अन्य कार्य में क्या क्या कार्य करता है? जैसे मान लीजिए वो एडवर्टाइजमेंट करता है। क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट करता है। जब वस्तु कोई नई मार्केट में आती है तो उसको क्या करता है? थोक विक्रेता क्या करता है? फुटकर विक्रेताओं को उसको यूज करने के लिए देता है, उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, ज्यादा से ज्यादा उसको बेचने की कोशिश करता है। तो ये क्या है ये हमारे पूरा टॉपिक है जिसमें हमने समझा कि थोक विक्रेता के क्या क्या कार्य होते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है हमारा निर्माताओं के प्रति सेवाएं। यानी थोक विक्रेताओं का निर्माताओं के प्रति क्या क्या सेवाएं होती हैं, निर्माताओं के लिए यानी मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो क्या क्या काम करते हैं। भाई थोक विक्रेताओं, इससे पहले हमने कार्य समझे कि वो कार्य क्या क्या कार्य होते हैं। अब उन कार्यों को हम डिवाइड कर देना। तो पहला जो हमारा डिवाइडेशन है वो निर्माताओं के प्रति उनका क्या कार्य होता है, मैन्युफैक्चरर्स के प्रति उनका क्या कार्य होता है, इस कार्य को समझेंगे। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है कि थोक विक्रेता का निर्माताओं के प्रति क्या कार्य है, विक्रेताओं के प्रति क्या कार्य है, फुटकर विक्रेताओं के प्रति क्या कार्य होता है, इन सब के बारे में वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहले समझते हैं निर्माताओं के प्रति क्या कार्य होता है। तो सबसे पहला होता है बिक्री का प्रबंध करना। पहला क्या होता है हमारा? बिक्री का प्रबंध करना। देखो इसको थोड़ा सा दिमाग से समझो। बिक्री का प्रबंध करना, जब कोई भी नई कंपनी मार्केट में आती है तो आपको मालूम है एकदम तो उसकी कोई चीज़ की बिक्री नहीं होने लगती है ना। जब उसकी एकदम से कोई बिक्री नहीं होएगी तो फिर उसको तो बेचना ही है। भाई अगर कंपनी अपनी वस्तुओं को बेचेगी नहीं तो पैसा कहाँ से कमाएगी? तो बिक्री कहाँ से करती है? तो वो क्या करती है? वो थोक विक्रेताओं से संपर्क करती है। क्या करती है? थोक विक्रेताओं से संपर्क करती है। वो क्या करती हैं? उसकी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं, अपने रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं और उसकी बिक्री का प्रबंध कराते हैं, यानी उसकी बिक्री करवाते हैं। तो ये क्या काम होता है? इससे बिक्री का प्रबंध कराते हैं। कौन कराता है बिक्री का प्रबंध? थोक विक्रेता ही क्या करते हैं? नई कंपनी या और दूसरी कंपनियां हैं उनकी बिक्री का प्रबंध कहां से होता है? थोक विक्रेताओं से ही होता है। कहां से होता है? थोक विक्रेताओं से होता है। तो थोक विक्रेता पहला काम क्या करते हैं? बिक्री का प्रबंध कराते हैं। क्या कराते हैं? दूसरा उधार जोखिम में कमी। क्या करते हैं? उधार जोखिम में कमी। अब उधार जोखिम में कमी का मतलब क्या होता है? उधार क्या मतलब है? देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि हम फुटकर व्यापारी से उधार खरीदते हों, और ऐसा भी होता है जब हम कोई फुटकर व्यापारी हैं, रिटेलर्स हैं, तो हम क्या करते हैं? वस्तुओं को थोक विक्रेता से उधार खरीद के लाते हैं। लेकिन क्या जो थोक विक्रेता है वो क्या उधार वस्तुएं कंपनी से खरीदता है? नहीं, वो उधार नहीं खरीदता है। तो इससे क्या होता है? कंपनी की सारी वस्तुएं तो नकद चली जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कंपनी की सारी वस्तुएं नकद चली जाती हैं। फिर उसको थोक विक्रेता धीरे धीरे करके उधार में, नकद में अपने रिटेलर्स तक पहुंचाता है। तो इससे क्या होता है? उधार का जोखिम जो होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? उधार का जोखिम कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ये नहीं कह रहा हूं पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन उधार का जोखिम जो होता है, उधार का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? क्योंकि वो सारा रिस्क कौन वहन कर रहा है? वो सारा रिस्क किसके ऊपर हो जाता है? वो सारा रिस्क अपना थोक विक्रेता के ऊपर हो जाता है। तो हमारा दूसरा टॉपिक समझ में आया आपको कि उधार जोखिम में क्या हो जाती? कमी हो जाती। उधार जोखिम में क्या हो जाती? कमी हो जाती। दूसरा कम स्टॉक रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कम स्टॉक रखना पड़ता है। कम स्टॉक रखने का मतलब क्या है? कम स्टॉक का मतलब क्या होता है? देखिए जब मैंने इससे पहले बताया था कि थोक विक्रेता क्या करते हैं? वो भी स्टॉक रखते हैं और कंपनी भी स्टॉक रखती है। जब कंपनी थोक विक्रेताओं के ऊपर डिपेंड होती है तो उसे खुद पर अपना कम स्टॉक रखने की जरूरत हो, मतलब ज्यादा स्टॉक रखने की उसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका सारा माल तो थोक विक्रेता ले जाते हैं, वो अपने यहाँ स्टॉक कर रहे हैं उसका। तो इससे क्या होता है? उसको कम स्टॉक रखना पड़ता है, ज्यादा स्टॉक रखना नहीं पड़ता है। ज्यादा स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा तो ज्यादा लागत नहीं आती, तो वस्तुओं के दाम ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है? स्टॉक पर क्या होता है? उसकी पकड़ कम रहती है, स्टॉक कम रखता है। उसका एक बेनिफिट हो जाता है कि कम स्टॉक पर उसको व्यय करना पड़ता है, स्टॉक रखने पर उसको कम व्यय करना पड़ता है। तो कम स्टॉक रखा जाता है। पहला क्या है? कम स्टॉक रखा जाता है। अगला हमारा देखो नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, वो है हमारा बाजार सूचनाएं प्रदान करना। बाजार की सूचनाएं प्रदान करना। क्या करना? सूचनाएं प्रदान करना।
बाजार की सूचनाएं प्रदान करना। बाजार की सूचनाएं प्रदान करने का मतलब क्या होता है? बाजार की सूचनाएं से मतलब क्या है? तो बाजार की सूचनाएं प्रदान करने का मतलब ये होता है कि जैसे आप कंपनी तो मार्केट में ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करती है ना, वो अपना माल उठा के थोक विक्रेता को दे देती है। जब वो अपना माल उठाकर थोक विक्रेता को दे देती है तो थोक विक्रेता मार्केट रिसर्च करते हैं, उसके बेस पर वो कंपनी को बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपका कम चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट पब्लिक में ज़्यादा ऊपर है, कौन से प्रोडक्ट पर क्या होना चाहिए, कितनी होना चाहिए, इन सब के बारे में बात होती है। तो मतलब क्या है, बाजार की जितनी सूचनाएं होती हैं, बाजार की जितनी इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो सब थोक विक्रेता निर्माताओं तक यानी मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाते हैं। तो ये उनका एक काम होता है, जिससे क्या होता है, उनकी सेवा करते हैं। ये सब बिना पैसे के करते हैं, इसका कोई वो चार्ज नहीं देते हैं। तो क्या बाजार की सूचनाएं प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, बाजार की सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो ये हमारे थोक विक्रेताओं का जो निर्माताओं के प्रति जो सेवाएं थी, उन सभी सेवाओं में के बारे में हमने इस टॉपिक में जाना है। और उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। मुझे मालूम है आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी करते रहें। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है, उन सभी प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस नंबर पर फ़ोन करके हमसे पूछ लें। फ़ोन करने का समय जो है वो आपका सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक है। इसके बीच में, इसी के बीच में कॉल करें, इसके बाद कॉल ना करें। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है? आवश्यकता के अनुसार माल की पूर्ति करना। आवश्यकता के अनुसार माल की पूर्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको मालूम है जो फुटकर विक्रेता होते हैं हमारे, वो कम माल लेते हैं। वो एक पैकेट लाएंगे, जो आपके आसपास पड़ोस में किराने की दुकान है, ये सब फुटकर विक्रेता कहलाते हैं। तो ये जो आसपास की जो किराने की दुकान है, ये क्या करते हैं, कम माल लाते हैं। क्या लाते हैं? कम माल। जैसे मान लो एक पैकेट लाए, बेच गया, फिर दूसरा पैकेट लाए, तो ये आवश्यकता के अनुसार माल लेकर आते हैं। तो क्या करता है थोक विक्रेता, क्या करते हैं, खुद बहुत सा माल लेकर रख लेते हैं अपने पास। फिर आवश्यकता के अनुसार तुम्हें एक पैकेट चाहिए, तुम एक पैकेट ले जाओ, तुम्हें 2 पैकेट चाहिए, तुम 2 पैकेट ले जाओ, तुम्हें 10 पैकेट चाहिए, तुम 10 पैकेट ले जाओ। दैट मीन ये क्या होता है, यहाँ से आवश्यकता के अनुसार ये माल की पूर्ति करवाता है। जैसी तुम्हें आवश्यकता है वैसे तुम अपने प्रोडक्ट को ले जा सकते हो, लेकिन ये तो इकट्ठा खरीदता है। तो इससे क्या होता है, फुटकर विक्रेता जो होते हैं वो स्टॉक रखने से बच जाते हैं, स्टॉक की जो महामारी होती है उससे बच जाते हैं। स्टॉक रखने का उनका कोई संबंध नहीं होता, उन्हें एक पैकेट चाहिए, जाके थोक विक्रेता से लेकर आ जाते हैं। तो ये आवश्यकता अनुसार आपकी माल की पूर्ति करता है। तो जब माल की पैकेजिंग करना, अरे ये तो नया आ गया, माल की पैकेजिंग करना। अब माल की पैकेजिंग का मतलब क्या होता है भाई? देखो, कभी कभी क्या होता है, थोक विक्रेता अपने ब्रांड को चलाने के लिए माल को पुनः पैक करते हैं। क्या करते हैं? सॉरी। तो क्या करते हैं, माल को पुनः पैक करते हैं। कैसे पैक करते हैं? पुनः पैक इस प्रकार करते हैं कि माल की पैकेजिंग क्या करते हैं, माल को पुनः पैक करते हैं। या फिर माल को जब फुटकर विक्रेताओं को बेचते हैं थोक विक्रेता, तो उस पर अपना स्टैंप मोहर लगाने के लिए या उसको और सुरक्षित बनाने के लिए माल की पैकेजिंग करते हैं। तो ये उनका दूसरा काम है कि वो माल की पैकेजिंग करते हैं। क्या करते हैं? माल की पैकेजिंग करते हैं। दूसरा क्या है हमारा इसमें? सूचना और सलाह देते हैं। क्या देते हैं? सूचना व सलाह देते हैं। सूचना व सलाह देना। सूचना व सलाह देने का मतलब क्या होता है? सूचना व सलाह देना किसे कहते हैं? सूचना व सलाह देना किसको कहते हैं? तो सूचना व सलाह देने का मतलब ये होता है कि सूचना व सलाह देना कि जब कोई फुटकर व्यापारी थोक विक्रेता पास आता है तो वो उसको नया नया प्रोडक्ट दिखाता है, उसके बारे में सूचना देता है कि देखो ये मार्केट में चल रहा है, आप ये लेकर जाओ, इसको बेचो, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और सलाह देते हैं कि इसको ना ले जाकर ये वाला पैकेट लेकर जाओ, इसमें क्वालिटी अच्छी है, लोगों को पसंद आएगी, उपभोक्ताओं को पसंद आएगी। तो सूचना देते हैं और उनको सलाह भी देते हैं कि ये नहीं, ये ले जाओ, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसे चलाओ, ऐसा प्रोडक्ट बेचो, इस तरह से प्रोडक्ट बेचो। तो इस तरह से क्या करते हैं, सूचना और सलाह दोनों चीज़ें दी जाती हैं। क्या करी जाती है? सूचना भी देते हैं कि देखो अब मार्केट में नया आ गया या इसके रेट बढ़ने वाले हैं, इस तरह की सूचनाएं भी प्रदान करते हैं और सलाह भी देते हैं। तो सूचना व सलाह देना आपके समझ में आ गया। अच्छा, क्रय सुविधा देना। क्या देना? क्रय की सुविधा देना। क्रय की
सुविधा देना। किराए की सुविधा देने का मतलब क्या होता है? किराए की सुविधा देने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए, आपको मैंने इसमें ऊपर भी समझाया था कि आप माल को उधार खरीदने की सुविधा देते हैं, माल को पैकेजिंग करके देते हैं। किराए की सुविधा में आप यही सारे काम आते हैं कि वो किराए की सुविधा देते हैं कि आप हमसे माल लेकर जा सकते हैं। किराए की सुविधा देते हैं, आपको डायरेक्ट कंपनी से माल खरीदने की जरूरत नहीं है, आप हमसे माल खरीद ले सकते हैं। आप कंपनी से लाएंगे तो आप बड़े अमाउंट में लेकर आएंगे, तो बड़े अमाउंट में माल ना लाकर आप हमसे माल ले सकते हैं। तो क्या किराए की सुविधा प्रदान करते हैं? क्या करते हैं? किराए की सुविधा प्रदान करते हैं। इसी के साथ हमारा जो इसमें अगला टॉपिक है वो है जोखिम उठाना। क्या उठाते हैं वो? जोखिम उठाते हैं। ये पिछले वाले टॉपिक में भी था, इस वाले में भी है जोखिम उठाना। जोखिम कौन उठाता है? फुटकर विक्रेता कोई जोखिम थोड़ी नहीं उठाता। जैसे मान लो फुटकर विक्रेता कोई एक पैकेट माल का लेके आया, अब वो बच्चा चलन से बाहर हो गया तो उसको 1 ही पैकेट का घाटा हुआ, लेकिन थोक विक्रेता को बड़ा घाटा होता है। तो क्या करते हैं, लोग जोखिम उठाते हैं, बाकी सबका जोखिम खुद वहन कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास स्टोर होता है उस चीज़ का। वो चीज़ बिकना बंद हो जाए तो क्या होता है, वो भाई पैसा डूब जाएगा। तो क्या होता है, जोखिम उठाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जोखिम उठाते हैं, रिस्क लेते हैं। तो ये था हमारा फुटकर विक्रेताओं के प्रति थोक विक्रेताओं की क्या क्या सेवाएं होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम समझाएंगे फुटकर विक्रेता क्या होता है, फुटकर विक्रेता किसे कहते हैं, क्या क्या काम होते हैं, और थोक विक्रेता का भी अभी एक रह गया है कि इनका उपभोक्ताओं के प्रति क्या सेवाएं होती हैं, और इन सभी के बारे में अब हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हमारे चैनल पर से जुड़े रहें, आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आपकी सफलता की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।